धीरे धीरे भक्ति ने देहाती खाना बना बना करके महादेवी वर्मा को क्या और अधिक देहाती बना दिया, ठीक है। और है उसे शहर की हवा भी नहीं लग पाई। मकई का रात का बना दलिया सवेरे मट्ठे के साथ अच्छा लगता है। तिल लगाकर बनाए हुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार की भुने हुए भुट्टे की खिचड़ी आदि स्वादिष्ट लगती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को पराजित कर देती है। ये बार बार क्रियात्मक अर्थात बना बना करके है महादेवी वर्मा को सिखाती रही, ठीक है। परंतु इतने वर्षों तक शहर में रहने के बाद भी उसने शहर का रसगुल्ला भी नहीं चखा। यानी कि भक्तिन की विशेषता बताई कि वो स्वयं नहीं बदलती थी बल्कि सामने वाले को अपने अनुसार ढाल लेती थी। तो बार बार है उनके कहने पर, लेखिका के कहने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा। और है उनके और बार बार लेखिका के कहने पर भी वो पुकारने पर आय के स्थान पर जी नहीं कह पाई। तो ये सब आपको बता दिया गया है। इसके साथ साथ है दूसरी विशेषता है महादेवी वर्मा ने भक्तिन की बताई कि बहुत अच्छी है, परंतु उसमें कुछ दुर्गुण भी हैं। वो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, अपनी मालकिन को प्रसन्न करना है। इसके लिए वो झूठ भी बोलती है, बात बदल करके है बात बदल देती है। साथ ही साथ क्या है वो उनके इधर उधर पड़े हुए पैसे को है मटकी में छुपा कर रख देती है। अगर कोई तर्क करता है तो उसका ये तर्क होता है कि उसका अपना घर ठहरा, ठीक है, और पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा उसे संभाल कर रख दिया है। शास्त्र का प्रश्न भी वो अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। भक्तिन का सिर घुटाना महादेवी वर्मा को पसंद नहीं है, परंतु उसने कहा कि क्या है ये है उसमें लिखा हुआ है शास्त्र में। तो जब उन्होंने पूछा, उन्हें आश्चर्य हुआ, उन्होंने पूछा तो उसने कहा कि क्या है कीरत गए मुदाए सिर। और बार बार कहने पर भी वो उसका चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को नापित यानी नाई के गंगा जल से धुले हुए उस्तरे से संपन्न होता है। अर्थात जो वो करना चाहती है वो करती है, चाहे उसे कुछ भी कहा जाए। उसके बाद है अगली विशेषता महादेवी वर्मा की बताई कि वो ऐसा नहीं अनपढ़ है, परंतु पढ़ाई लिखाई का महत्व वो जानती है और पढ़ाई लिखाई पर वो अभिमान करती है और अभिमान अपनी मालकिन पर करती है कि उसकी मालकिन क्या बहुत अधिक पढ़ी है। और एक उदाहरण मैंने दिया था कि उसने बताया कि क्या महादेवी वर्मा ने कहा कि सभी काम करने वाले हैं अंगूठे का निशान लगा करके नहीं बल्कि हस्ताक्षर करके अपनी पगार लेंगे। तो भक्तिन को ये अपना अपमान लगा, साथ ही अन्य सेवकों के साथ बैठना उसके लिए उसकी श्रेष्ठता का अपमान था, क्योंकि वो अपने को श्रेष्ठ समझती थी। तो उसने ये तर्क दिया कि हमारी मालकिन तो रात दिन किताबों में गड़ी रहती हैं, अगर हम भी पढ़ने लिखने लगेंगे तो घर गृहस्थी कौन देखेगा। इस तरह से क्या ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो बिना पढ़े लिखे ही पढ़ने लिखने वालों की क्या गुरु बन गई और किसी की है आई की बनावट पर, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करती थी। तो इस तरह से महादेवी वर्मा ने बताया कि उसके पास तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण रहता। तो भक्तिन है अपने आप को महत्व देने के लिए अपनी मालकिन को हमेशा असाधारण सिद्ध करने का प्रयास करती। तो बच्चों इतना मैंने पहले बता दिया था, मैंने दोबारा भी रिपीट कर दिया। अब इसके आगे है पेज नंबर है 77 का है, लास्ट वाले पैराग्राफ की मैं व्याख्या कर रही हूँ, ठीक है। तो जब एक बार है क्योंकि महादेवी वर्मा के बारे में आप जानती हैं कि वो बहुत अधिक प्रयाग महिला विद्यापीठ की उन्होंने स्थापना की थी और स्त्री शिक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया था। छात्रावास भी वहाँ पर था और हमेशा ही उनका गद्य और काव्य के क्षेत्र में मैंने जैसे आरंभ में बताया बहुत ही विशेष स्थान रहा। तो जब है एक बार जब वो अपने उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर के व्यस्त थी तो भक्तिन ने अपने को महत्व देने के लिए कहा, ओ बिचरऊ
तो रात दिन काम में झुकी रहत है वो, और तुम बच्चे घूमती फिरती हो। ये है क्योंकि देशज भाषा है, इलाहाबाद में बोली जाती है, अर्थात प्रयागराज में बोली जाती है। ओ बिचरो, वो बेचारी तो रात दिन काम में झुकी रहती हैं, काम में ही लगी रहती हैं। और तुम पंचे, तुम सब लोग इधर उधर घूमती रहती हो। चलो तनिक हाथ बटाए लो, तो चलो उनके काम में हाथ बटा लें। तो सभी जानते हैं कि पढ़ाई के या है किसी उत्तर पुस्तिका को जांचने में या चित्र बनाने में कोई किसी की मदद नहीं कर सकता है। तो सभी अपनी असमर्थता व्यक्त करके सभी है भक्तिन से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। पिंड छुड़ाना मतलब पीछा छुड़ाना। तो अब इसी ये भक्तिन को क्या है, ये बात का प्रमाण मिल गया है कि उसकी मालकिन क्या है, उसकी मालकिन जैसा ये अतिशयोक्ति अमर बेल सी फैलने लगी। अतिशयोक्ति मतलब होता है बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके। अमर बेल मतलब होता है जो है चारों ओर। अमर बेल ऐसी बेल होती है जो कभी भी मुरझाती नहीं है, ठीक है। तो उसने भक्तिन ने इतना अपनी मालकिन के काम को बढ़ा चढ़ा करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि है ये बात सब तरफ फैला दी कि क्या है, उसकी मालकिन जैसा कोई काम नहीं कर सकता। इसीलिए बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की उसके साथ हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जितना, और इस सब का अर्थ यही था कि जितना उसकी मालकिन को महत्व मिलेगा उतना ही क्या है उसकी सेविका को भी महत्व मिलेगा। तो क्योंकि भक्तिन उनकी सेविका है इसलिए उसकी मालकिन क्या असाधारण है, इसलिए उसने ये अतिशयोक्ति माने ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके अपनी मालकिन की प्रशंसा की। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद वाला पैराग्राफ, परंतु जब और कोई लेखिका के काम में कोई सहायता नहीं दे सकता तो अब भक्तिन भी नहीं कर सकती, परंतु ये मानना उसके लिए क्या है, हीनता होती। इसलिए हीनता मतलब हे होता कि वो भी तो नहीं कर सकती, परंतु वो तो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझती थी। इसलिए है वो है हमेशा जब लेखिका अपना लेखन कार्य करती तो दरवाजे पर बैठ करके कुछ काम बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। और कभी है लेखिका के उत्तर पुस्तकों को बांधती, कभी है अधूरे चित्रों को कोने में रख करके, और कभी है रंग की प्याली धो करके, और कभी चटाई को आंचल से झाड़ करके वो उनकी सहायता करने का प्रयास करती। समझ में आया? फिर से मैं बता रही हूँ कि अगर सबको तो उसने ये कह दिया कि चलो अपनी मालकिन के हैं काम में हाथ बटाएं, परंतु कोई भी है लेखन कार्य में हाथ नहीं बटा सकता, तो सबने असमर्थता व्यक्त की। तो इस कारण उसकी अतिशयोक्ति ये कि उसकी मालकिन असाधारण है, चारों ओर फैल गई कि उसकी मालकिन जैसा कोई काम नहीं जानता, इसलिए बुलाने पर भी कोई काम में हाथ नहीं बटाता। परंतु वो भी तो उनके काम में हाथ नहीं बटा सकती थी, इसलिए ये स्वीकार करना उसकी हीन भावना होती, और वो तो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझती थी। इसीलिए वो है बाहर जब लेखिका लेखन कार्य करती है तो वो दरवाजे पर बैठ जाती है और बार बार कुछ काम बताने का उनसे आग्रह करती थी, और कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांधती, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, और कभी रंग की प्याली और कभी चटाई को आंचल से झाड़ करके वो है उनकी सहायता पहुंचाती थी। तो ये करके वो अन्य व्यक्तियों से स्वयं को अधिक बुद्धिमान प्रमाणित करने का प्रयास करती थी कि वो और अधिक बुद्धिमान है और वो अपनी मालकिन के कार्य में सहायता कर सकती है, ठीक है। तो वह जानती थी कि जब मेरा हाथ बटाने की कोई कल्पना नहीं कर सकता तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती थी, ठीक है। इसी तरह से अर्थात इस तरह से कभी रंग भर करके प्याली में, कभी पुस्तकों को रख करके, कभी अधूरे चित्रों को पूरा करके वो उसकी सहायता करने का प्रयास करती थी। और जब भी लेखिका की कोई पुस्तक प्रकाशित होती थी
तो है लेखिका से ज़्यादा वो प्रसन्न होती थी। उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो जाती जैसे स्विच दबाने में बल्ब में छिपा आलोक। यानी कि उसके मुख पर इतना अधिक प्रसन्नता का भाव आ जाता है। आभा मीन्स होता है प्रकाश, उद्भासित माने होता है यह दिखाई देने लगना। तो उसके मुख पर प्रसन्नता है कि वैसे ही दिखाई देने लगती, या उसका मुंह है प्रसन्नता के प्रकाश से वैसे ही आलोकित हो जाता है जैसे स्विच दबाने पर क्या है बल्ब में छिपा हुआ प्रकाश दिखाई देता है। तो वह बार बार पुस्तक को छू करके, आँखों के निकट ले जा करके और सब और घुमा फिरा करके अपनी सहायता का अंश खोजती थी। ठीक है, यानी कि उसने भी तो सहायता की है। कभी प्याली में रंग भरा है, कभी है उसने चित्रों को, अधूरे चित्रों को क्या है कोने में रखा है, कभी उसने है चटाई है झाड़ करके उसकी सहायता की है। तो इस तरह से वो है स्वयं अब ये देखने का प्रयास करती थी कि क्या है इसमें उसने भी सहायता की है। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता था कि उसे निराश नहीं होना पड़ता, वह स्वाभाविक भी है। यानी कि वो अब आत्मघोष यानी स्वयं ही वो पुस्तक को छू करके, आँखों से लगा करके, इधर उधर घुमा फिरा करके उसे अपनी सहायता दिखाई देती थी। और वो आत्मघोष मतलब अपने आप ही वो संतुष्ट हो जाती थी और उसे लगता था कि क्या है उसने क्या है वास्तव में उनकी सहायता की और स्वाभाविक भी है। ठीक है, लेखक का कहना है कि जब वो चित्र पूरा करने में मैं व्यस्त होती तो बार बार कहने पर भी वो भोजन के लिए नहीं उठती थी। तो वो ले हमेशा कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं दे करके भूख का कष्ट नहीं सहने देती। अर्थात क्या लेखिका की इस तरह से वो लेखन कार्य में सहायता करती। समझ में आ गया बच्चों? फिर अगला पैराग्राफ। दिन भर के कार्य के से छुट्टी पा करके जब है लेखिका कोई लेख समाप्त करने देती या कोई है कविता लिख रही होती तो उसको छंदबद्ध करने बैठती तो इतना अधिक समय हो जाता था कि छात्रावास की छात्राएं भी सो जाती थी, रोशनी बुझ जाती थी। और क्योंकि आपको पता होगा कि लेखक ने को जानवरों से बहुत प्रेम था, उन्होंने बहुत से जानवर पाले हुए थे, हिरनी, कुत्ता, बिल्ली। ठीक है, तो जितने भी जानवर थे इतना अधिक समय हो जाता था कि छात्रावास की छात्राएं सो जाती थी, वहाँ की रोशनी बुझ जाती थी और जो भी जानवर थे, हिरनी सोना तख्त के पैताने पर पागुर करना बंद कर देती थी, अर्थात क्या वो भी सो जाती थी। कुत्ता बसंत भी क्या है भी सो जाता था। ठीक है, और है यहाँ तक कि बिल्ली गोधूली भी सिकुड़ कर के सो जाती थी। तो इस तरह से क्या है सभी लोग सो जाते थे आसपास के, परंतु भक्तिन क्या है अपनी मालकिन के साथ साथ रात भर जगी रहती थी। ठीक है, वो कभी भी रात की निस्तब्धता मीन्स होता है, इस शब्द का अर्थ है सन्नाटे में। ठीक है, वो कभी भी अपनी मालकिन को रात के सन्नाटे में अकेली नहीं छोड़ती थी और है हमेशा है उसके पास कोने में दरी बिछा कर के बैठती थी और हमेशा प्रशांत भाव से हमेशा लेखिका को एकटक देखती रहती थी, जागती रहती थी, कभी भी क्या ऊँघती भी नहीं थी। क्योंकि यह जैसे ही लेखिका सिर उठाती थी तो है उस है भक्तिन की दृष्टि लेखिका की दृष्टि का अनुसरण करती थी कि है उसकी मालकिन को क्या चाहिए। यदि मैं सिराने रखे रैक की ओर देखती तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक, उसे लगता था कि आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती, यानी कि उसे लगता था कि उसकी मालकिन को क्या यह पुस्तक चाहिए। यदि मैं कलम रख देती तो उसे लगता था कि कलम की स्याही समाप्त हो गई है, तो वो स्याही उठा कर के रख देती। यदि मैं कागज़ एक सौ और सरका देती तो वह उसे लगता था कि उसमें मालकिन को और कागज़ चाहिए, वो दूसरी फाइल टटोलती। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ कि रात में जब बहुत दिन भर का कार्य करने के बाद जब है लेखिका कोई लेख लिखती या कोई कविता छंदबद्ध करने बैठती तो बहुत रात बीत जाती।
तो है यहाँ तक कि है लेखिका की छात्रावास की सभी छात्राएं सो जाती हैं, वहाँ की भी है रोशनी बुझ जाती थी। लेखिका ने बहुत से जानवरों को पाला था है हिरनी सोना है वो भी सो जाती थी, पागुर करना बंद कर देती थी। कुत्ता बसंत भी मचिया पर सिर रख कर के सो जाता था और बिल्ली गोधूली भी सिकुड़ करके सो जाती थी। परंतु भक्तिन लगातार लेखिका के साथ जगी रहती थी। वो रात की निस्तब्धता सन्नाटे में जरा भी देर के लिए अपनी मालकिन को क्या है अकेले नहीं छोड़ती थी, और है कोने में दरी बिछा करके हमेशा बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई प्रशांत भाव से बैठी रहती थी, जागती रहती थी, ऊँघती तक नहीं थी। क्योंकि अगर लेखिका सिर उठाती तो उसकी दृष्टि हमेशा उनका अनुसरण करती और बिना कहे ही उसे लगता था कि क्या है लेखिका को क्या चाहिए। यदि लेखिका सिराने रख के रैक की ओर देखती तो वो उठ कर के आवश्यक पुस्तक का रंग पूछ करके उन्हें दे देती। यदि कलम रख देती तो उसे लगता कि लेखिका को स्याही चाहिए और बिना कहे ही वो स्याही उठा कर के रख देती। यदि कागज़ लेखिका एक ओर सरका देती तो दूसरी फाइल उसे दे देती थी। तो इस तरह से वो एक पल के लिए भी अपनी मालकिन को क्या है अकेला नहीं छोड़ती थी। बहुत रात गए, लेखिका की आदत थी कि वो बहुत रात बीत जाने पर भी सोने पर भी वो क्या है सुबह जल्दी उठती थी। तो भक्तिन क्या है लेखिका से पहले ही जाग जाती थी। क्योंकि क्या है वह जो जितने भी है लेखिका के यहाँ जानवर थे कि सोना उछल कूद मचाती और बाहर जाने के लिए परेशान रहती थी। बसंत है जो उनका कुत्ता था वो दरवाज़ा खुलवाना चाहता था। गोधूली नामक बिल्ली क्या है चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती थी। ठीक है, परंतु रात भर अपनी मालकिन के साथ जगी रहने के बाद भी क्या है भक्तिन लगातार क्या है अपनी मालकिन के से पहले उठती थी और ज़रा भी आलस नहीं करती थी और जितने भी जानवर थे उनको क्या है बाहर निकालने का प्रयास करती थी। ठीक है, इसी तरह से जब है लेखिका की आदत थी कि वो सुबह जल्दी उठ करके भ्रमण अर्थात घूमने के लिए जाती थी। तो कोई और लेखिका के साथ नहीं जाता था बल्कि क्या है एकांत में चलने वाली भक्तिन ही होती थी। ठीक है, यदि लेखिका बद्री केदारनाथ आदि तंग पहाड़ी रास्तों पर भ्रमण करने के लिए घूमने के लिए जाती है तो भक्तिन है रास्ते में जिद करके आगे आगे चलती थी। ठीक है, कि उसे है लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई पत्थर है आकर के उसकी मालकिन को लग जाए, इसलिए वो आगे आगे उनकी सुरक्षा की दृष्टि से चलती थी। वैसे ही गांव की अगर है लेखिका गांव में भ्रमण करने जा रही गांव में घूमने जा रही तो वो धूल भरी पगडंडी मतलब पतला रास्ता। ठीक है, तो गांव की धूल भरे पतले रास्ते में वो हमेशा अपनी मालकिन के पीछे ही चलती थी। क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो आगे चलेगी तो उसके पैरों की धूल उसकी मालकिन पर पड़ जाएगी। तो हमेशा कहीं भी वो है लेखिका जाने के लिए है प्रस्तुत होती तो भक्तिन हमेशा छाया की भांति अपनी मालकिन के साथ रहती थी। एक पल भी उन्हें अपने से अलग नहीं पाती थी, एक पल भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ती थी। समझ में आ रहा है बच्चों कि जब है वो लेखिका भ्रमण करने के लिए पहाड़ी क्षेत्र बद्री केदारनाथ आदि क्षेत्रों में चल जाती थी तो उसे लगता तो हमेशा भक्तिन जिद करके आगे आगे चलती थी कहीं उसकी मालकिन को के ऊपर कोई है पत्थर ना आ जाए। और जब वो गांव के धूल भरे पगडंडी रास्तों में चलती थी तो उसकी है वो मालकिन के हमेशा पीछे पीछे चलती थी कहीं उसके पैरों की धूल उसके मालकिन के ऊपर ना पड़े। तो कहीं भी लेखिका जाती थी तो भक्तिन क्या हमेशा उनके साथ साथ छाया की भांति चलने के लिए प्रस्तुत रहती थी, कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ती थी। इसका एक उदाहरण लेखिका ने अपने प्रति अनन्य सेविका का एक उदाहरण है, भक्तिन अपने प्रति प्रेम का एक उदाहरण है।
लेखिका ने इस पैराग्राफ में दिया है। देखिए, जब देश में युद्ध हो रहा था तो युद्ध में देश की सीमा, युद्ध की आशंका थी, तो सभी लोग आतंकित उठे, सभी लोग डर गए थे। तब भक्तिन है के दामाद और उसके नाती उसे बुलाने के लिए पहुँचे, और है लेखिका ने भी बहुत उसे समझाया बुझाया कि वह उनके साथ चली जाए, परंतु वो बहुत समझाने बुझाने पर भी अपनी बेटी, दामाद, नाती किसी के पास नहीं गए। वो सबको देख आती थी, सबको रुपए भेज देती थी, परंतु उनके साथ जाने के लिए उसे मेरा साथ छोड़ना अर्थात लेखिका का साथ छोड़ना गवारा नहीं था। ठीक है। और संभवतः लेखिका का कहना है, भक्तिन को जीवन के अंत तक मेरा साथ छोड़ना क्या है, मेरा साथ छोड़ना क्या गवारा नहीं होगा। ठीक है। यानी कि जब युद्ध की आशंका हमारे देश में थी उस समय, तो सभी लोग जितने भी हैं लेखिका के यहाँ काम करने वाले हैं, सभी अपने अपने घरों में चले गए थे, परंतु भक्तिन के परिवार के लोग भी, उसके दामाद, उसकी बेटी, नाती सभी बुलाने आए तो, परंतु बहुत, और लेखिका ने बहुत समझाया बुझाया, परंतु उसने वो उन समझाने बुझाने पर भी जाने को तैयार नहीं हुई। वो सबको देख आती है, कभी भी है अपनी मालकिन को छोड़ करके नहीं, अपने परिवार वालों के पास नहीं जाती, सबको देख आती है, रुपए भेज देती है, परंतु उनके साथ जाने के लिए उसे मेरा साथ छोड़ना पड़ेगा, इसलिए वो उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि वो एक पल भी लेखिका का साथ छोड़ना नहीं चाहती। और लेखिका का कहना, संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक मेरा साथ छोड़ना गवारा नहीं होगा। ठीक है, कितना मिनट का हुआ, बंद करो।